हेलो स्टूडेंट्स, आपकी ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए हम एक क्विक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा और बड़ा सिंपल सा सीरीज़ रखेंगे एनसीईआरटी की रिवीजन के लिए। और इसको हम बहुत आसान बनाने की कोशिश करेंगे और बहुत छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है आप पूरा का पूरा सिलेबस कर चुके हैं। तो कई बार ये कहा जाता है कि हमें मोटिवेशन नहीं मिलती, हम बोर हो चुके हैं पढ़ पढ़ के। तो आपके लिए एक कोट है कि पीपल ऑफन से दैट मोटिवेशन डज नॉट लास्ट वेल, नीदर डज बादिंग, दैट्स वाई वी रेकमेंड इट डेली। तो जिग जिगलर एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो उन्होंने ये बात कही है कि मोटिवेशन जो है, जैसे नहाना रोज़ रिकमेंड किया जाता है, इसीलिए आपको जो है मोटिवेशन को भी इसी तरह से अपने आप को रिकमेंड करना पड़ेगा। कोई और आपको रिकमेंड करेगा तो मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए ही सर्वाइव कर पाएगी। तो अपने आप को नहाने की तरह, या फिर डेली जो आपका रूटीन है, जो आप जिस रूटीन से आप प्यार करते हैं, जैसे उसके लिए आप डेली मोटिवेटेड रहते हैं, तो उसी तरह से मोटिवेशन को भी उसी रूटीन का एक हिस्सा बना लीजिए। तो देखिए, स्टार्टिंग हम करते हैं, तो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके चलूँगी जो मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगती हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पे जो है ट्रायोड का जो है मेंशन किया गया है टर्म। तो ट्रायोड जो है, यहाँ पे आप 3 डायोड्स तीन जो है टर्मिनल्स लेके चलेंगे। और इन 3 टर्मिनल्स का नाम क्या है आपके पास? एक कैथोड हो जाएगा, दैट इज़ नेगेटिव टर्मिनल। एक आपके पास हो जाएगा प्लेट, और एक आपके पास हो जाएगा ग्रिड। और ये जो प्लेट है, ये आपका एनोड टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। तो इसको एक बार समझ लीजिए कि एक्चुअली में ये जो ट्रायोड था या जो वैक्यूम ट्यूब्स थी, ये थी क्या। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब हुआ करती, दोनों तरफ से बंद है ये। और यहाँ पे हम एक मेटालिक प्लेट लगा देते हैं। मेटालिक प्लेट इस तरह से लगाइएगा कि उसका जो वर्क फंक्शन हो या जो उसके आयनाइजेशन हो, एनर्जी हो, बहुत कम हो। तो आप जैसे इसको हीट करेंगे, हीट भी हम विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज सोर्स करेंगे। तो जैसे ही आप इसको हीट करेंगे कैथोड को, यानी कि वोल्टेज इतनी अप्लाई कर दीजिए उससे हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाए, तो कैथोड क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। और ये ट्यूब आपके पास वैक्यूम क्रिएटेड ट्यूब है, तो इसमें कोई भी एयर, कोई गैस, कुछ भी नहीं है। तो आपकी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। और इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन बताएगा कि इनको कहाँ पे जाना है? इनको जो है आपका ग्रिड और आपका जो एनोड है, वो स्पीड भी देगा और डायरेक्शन भी देगा। तो ग्रिड पर हम रखते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ग्रिड इनको अट्रैक्ट भी करेगा और पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से इनको स्पीड भी देगा। तो जैसे ही ये इस डायरेक्शन में आना स्टार्ट करेंगे, तो आगे जो है नोड इनको आगे की तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे ये जो वैक्यूम ट्यूब्स हम बनाया करते, ये थोड़ी सी क्या हुआ करती, बल्कि भी हुआ करती। हाई पावर जो है वो कंज्यूम कर रही हैं, हाई वोल्टेज भी कंज्यूम कर रही हैं, लिमिटेड लाइफ टाइम है इनका, और लो रिलायबिलिटी है, यानी कि कभी भी धोखा दे जाएंगी। तो अपोजिट टू सेमीकंडक्टर, यानी कि अगर आपको सेमीकंडक्टर की करैक्टरिस्टिक्स याद करनी है, तो आपने अगर वैक्यूम ट्यूब्स की याद कर रखी हैं, तो इनका अपोजिट कर दीजिए। बल्कि की जगह एक स्मॉल कर दीजिएगा, हाई पावर की जगह लो पावर कर दीजिएगा, हाई वोल्टेज की जगह लो पावर कर लीजिएगा, लिमिटेड लाइफ की जगह कह दीजिएगा कि लाइफ पीरियड बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा रिलायबल है। ट्रायोड के केस में ये हुआ करता है, ये तो हमने 3 टर्मिनल दिखाए हैं। जो टेट्रोड था उसके केस में हम यहाँ पे एक ग्रिड और लगा दिया करते, और इस पे भी पॉजिटिव वोल्टेज रखा करते। तो फर्स्ट ग्रिड के कंपैरिजन में सेकंड ग्रिड की पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा रखा करते, ताकि इलेक्ट्रॉन और तेज़ी से चले जाएँ। एक और लगा दीजिए तो ये आपके पास क्या हो जाया करता, पेंटोड हो जाया करता। तो ये थोड़ा-सा आपका एक्सप्लेनेशन है कि वैक्यूम ट्यूब्स किस तरह से काम करती हैं। और सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो है ये वैक्यूम नहीं होता। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे तो वैक्यूम में चले जा रहे हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के अंदर तो आपको पता ही ये सारा का सारा जो है सिलिकॉन मटेरियल है। तो सिलिकॉन मटेरियल के अंदर से एटम को फेस करते हुए बाकी इलेक्ट्रॉन्स को, पॉजिटिव आयंस को, नेगेटिव आयंस को फेस करते हुए इन इलेक्ट्रॉन्स को जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स के पास इतना ईजी वे नहीं है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो फर्स्ट पेज पे मुझे सिर्फ यही इम्पोर्टेंट लगा। और थोड़ा-सा ये पॉइंट देख लीजिएगा कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आप एमिट करते हैं, अगर आप सेमीकंडक्टर के ऊपर लाइट डाल देंगे, हीट डाल देंगे या वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, तो आप वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है ईज़िली उनको आप अवेलेबल करवा सकते हैं फॉर द कंडक्शन फिनोमिना। नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पे जो है मुझे जो चीज़ नज़र आई हैं, वो ये नज़र आई हैं कि आपके 2-3
आपकी फुल फॉर्म्स हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फुल फॉर्म जो है आपकी दे रखी है CRT की, दैट इज़ कैथोड रे ट्यूब। ये भी एक तरह की वैक्यूम ट्यूब है। और एक आपके पास है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है आपका सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया गया है। ऊपर का जो पैराग्राफ है इसमें यही मेंशन कर रखा है किस तरह से वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं और सेमीकंडक्टर हैं वो आपस में डिफरेंट हैं। यहाँ पे एक लाइन पे मैं आपका जो है वो स्ट्रेस दिलवाना चाहूँगी। यहाँ पे अलग से एक मटेरियल जो है रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे मार्क किए कर लीजिएगा, गैलीना। गैलीना सल्फाइड जो है वो आपके पास, ये जो लेड सल्फाइड है इसका नाम है गैलीना। PbS जो है आपका इसका केमिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और ये यहाँ पे यूज़ कहाँ होगा, डिटेक्ट फॉर द डिटेक्टर ऑफ रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स को अगर आपने डिटेक्ट करना है तो मेटल पॉइंट कांटेक्ट बना दीजिएगा उस डिवाइस के ऊपर जिस डिवाइस पे अपना रेडियो वेव्स आपने डिटेक्ट करने हैं। और ये मेटल पॉइंट कांटेक्ट किस चीज़ का होना चाहिए, यानी कि ये जो टाँका लगाते हैं हम या जोड़ लगाते हैं वो किस चीज़ का होना चाहिए, वो आपका लेड सल्फाइड का होना चाहिए। तो गैलीना का मतलब है आपका लेड सल्फाइड। यहाँ पे जो है BJT जो है मेंशन किया गया है। BJT आपके पास 3 जंक्शन वाला एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसका फुल फॉर्म जो आप लेकर चलेंगे वो है आपके पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है आपके, इसके जो 3 इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हम नाम देते हैं एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपके सिलेबस के अंदर से जो है ना ट्रांजिस्टर हटा दिए गए, नहीं तो एक बड़ा सा टॉपिक आपको ये भी तैयार करना पड़ता। यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है नीचे वाले पैराग्राफ में कि मेटल्स की रजिस्टिविटी क्या है, सेमीकंडक्टर्स की क्या है और इंसुलेटर्स की क्या है। तो अगर आप रजिस्टिविटी याद कर लेते हैं तो रजिस्टिविटी का इन्वर्स कर देंगे तो आपको कंडक्टिविटी अपने आप ही याद हो जाएगी। तो जो सिग्मा है वो कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है और जो रो है वो आपकी रजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मेटल की देखिएगा रजिस्टिविटी जो है वो सबसे कम है, तो 10⁻² से लेकर -8 तक, तो -2 से -8 जाइएगा। सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो -5 से लेकर 6 तक चले जाइएगा। और यूनिट याद रखिएगा, ओम मीटर यूनिट है रजिस्टिविटी की। नेक्स्ट जो है सबसे ज़्यादा रजिस्टिविटी आपके इंसुलेटर्स की है, तो 1011 से लेकर 1019 तक चले जाइएगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, -2 से -8 जाना है, -5 से 6 जाना है और 11 से 19 जाना है। और अगर आपने इनका इन्वर्स कर दिया तो आपको ये नीट जो है कंडक्टिविटी भी मिल जाएगी। उसके बाद हमें बताया गया है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो आपके कितने टाइप के हैं। तो यहाँ पे हमने जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको 3 टाइप के अंदर जो है लिया है। एक तो आपके पास हो जाएंगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स जो आपने पढ़ने हैं, दैट इज़ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो और सेकंड आपके पास हो जाएंगे कंपाउंड जो है सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की बहुत सारी टाइप बन जाएंगी। तो ये आपके पास आ जाएगी इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। तो जो आपके पास है कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सिलीनियम और ये इंडियम फॉस्फोरस, ये जो है आप याद कर लीजिएगा। ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, ये देख लीजिएगा इनकी ट्रिक आप क्या बनाएंगे, कोई भी इजी सी ट्रिक बना लीजिएगा। और सेकंड नेक्स्ट टाइप जो आपके पास आ रही है वो है ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। ऑर्गेनिक के अंदर आपके पास एंथ्रासीन आ रहा है और जो है डोप्ड फेथालोसाइनांस साइनांस आ रहा है आपके पास, इसका देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा। और इसमें आपके ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी आ रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं पॉलीमर्स में पॉली जो है इन सब के साथ ही लगा हुआ है। तो पॉली पायरोल है, पॉली एनिलीन है और पॉली थायोफीन है। तो पॉली पॉली याद करके और सिर्फ पायरोल याद कर लीजिएगा, एनिलीन याद कर लीजिएगा और ये जो है आपका थायोफीन याद कर लीजिएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारे यहाँ पे क्या रहेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम के रहेंगे। और ये सेमीकंडक्टर्स हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं क्योंकि हम जो है ना लेज़र्स भी सेमीकंडक्टर्स के बनाने लग गए हैं। तो इस वजह से हम जो है लेज़र सेमीकंडक्टर्स की इम्पोर्टेंस जो है हमारी लाइफ में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इस पेज के ऊपर जो है मुझे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा नहीं है। ये जो है सारी थ्योरी है और कुछ हमें यहाँ पे अलग से मुझे लगा नहीं कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताया जाए। और इस पेज के ऊपर जो है मुझे ये जो डायग्राम्स हैं, ये डायग्राम जो है इन डायग्राम से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
जैसे कि मेटल्स के केस में जो आपका वैलेंस बैंड है और जो आपका कंडक्शन बैंड है ओवरलैप है, तो जो इलेक्ट्रॉन हैं आपके वैलेंस बैंड में वो कहीं पे भी घूम जाएंगे, तो आपके कंडक्शन बैंड में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने के वैलेंस बैंड में हैं। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स में ध्यान रखिएगा कि ये जो वैलेंस बैंड का जो अपर एनर्जी लेवल है और जो कंडक्शन बैंड का जो लोअर एनर्जी लेवल है, इन दोनों लेवल्स के बीच के गैप को आप फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे में कंडक्टर्स में याद रखिएगा कि ये जो आपकी फॉरबिडन एनर्जी गैप है इसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होनी चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट सेमी कंडक्टर्स कहला जाएंगे, वैलेंस बैंड और अगर आपके कंडक्शन बैंड में ये जो गैप है वो आपका लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। और इंसुलेटर्स के केस में याद रखिएगा कि ये जो आपके पास है ये गैप आपका होना चाहिए 3 से ज़्यादा का, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इस चीज़ को आगे भी जो है बुक में एक दो जगह मेंशन किया गया है। तो कई बार ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से एक एक नंबर में, दो दो नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाइएगा यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर आपने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब है कि या तो आपने सिलिकॉन लिया है, तो सिलिकॉन के आउटरमोस्ट में आपको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास, और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ आपके जो है 4 कोवलेंट बॉन्ड्स शेयरिंग के साथ बना लेंगे और अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपके पास होता है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग स्टेट में हैं, तो ये फ्री नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डेड स्टेट में हैं और आखिरी वाले शेल के अंदर हैं, यानी कि सिलिकॉन में, ये आपके पास किस में चले जाएंगे, दैट इज़ 2 8 4, यानी कि n=3 में चले जाएंगे। तो n=3 जो है वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल में ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 4 इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ दिखा देते हैं, वैलेंस बैंड में दिखा देते हैं। और बाय हुक बाय क्रुक बाय किसी भी मेथड आपने अगर ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन आपका किस में चला गया है, ये आपका कंडक्शन बैंड में चला गया है। तो यही डिफरेंस है आपके बॉन्डेड स्टेट में है तो वैलेंस बैंड में है, और अगर ये फ्री कर दिया आपने तो ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, कंडक्टिविटी को शो करेंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर आपका यहाँ पे जगह छोड़ के जा चुका है तो ये जो एम्प्टी जगह है, एम्प्टी स्पेस आपका बन जाता है, इसी को आप होल कह देते हैं। तो बड़ा आसान है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। अब प्योर सेमीकंडक्टर में आपने ये देख लिया कि जैसे ही आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन की जो खाली जगह उसको आपने होल कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो एक होल भी तो बन गया ना उसकी जगह। तो जितने इलेक्ट्रॉन हुए उतने ही तो होल हुए। तो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो आपके इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है वो NI जो है NH और NE के इक्वल है। तो ये बड़ा आसान सा काम है। और यहाँ पे आपको कुछ डाटा दिया गया है कि अगर आप कार्बन का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, आप ये देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 हैं, जर्मेनियम के 4 हैं, इसीलिए यहाँ पे इन तीनों का यूज़ किया गया है। तो जब आप बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे जो है ये हमने दिखा दिया ईजी वे में कि इस तरह से बॉन्ड बनेंगे, लेकिन आपका जो है कुछ इस तरह से होता है कि अगर एक सिलिकॉन यहाँ पे है तो एक सिलिकॉन आपको यहाँ मिलेगा, एक आपको यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। तो ये आपके टेट्राहेड्रगन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आपके जो है फिर आपका यहाँ पे सिलिकॉन होगा वो इसी तरह से आपकी ब्रांचेस बनाता चला जाएगा। तो ये जो लेंथ है आपके इस बॉन्ड की, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस आपको इस तरह से गिवन है। कार्बन के केस में डिस्टेंस 3.56 आर्मस्ट्रॉन्ग है, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर है, और सिलिकॉन के केस में ये 5.43 है, और जर्मेनियम के केस में ये 5.66 है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 3.56 याद करना आपने, 5.43 याद करना है और 5.66 याद करना है। ये लेंथ दे रखी है आपको, तो इतना मुश्किल नहीं होता डाटा याद करना, बस आपको चीज़ें ईजी बनानी आनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा कि जो हमारे पास टोटल करंट बनता है वो इलेक्ट्रॉन के फ़्लो से बनता है और प्लस में होल के फ़्लो से, दोनों के फ़्लो से बनता है। तो इलेक्ट्रॉन का करंट प्लस में होल का करंट, दोनों करंट ऐड किए जाएंगे तो टोटल करंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
और इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स बनेंगे। और थोड़ी देर में ये भी हो सकता है कि आपका ये जो बॉन्ड टूटा था, इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गया, यहाँ खाली जगह होल बन गई थी, तो कहीं और से इलेक्ट्रॉन घूमता फिरता होल के पास आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन और होल जो है दोबारा से रिकम्बाइन कर जाएंगे और रिकम्बिनेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी दोबारा अगला बॉन्ड तोड़ देगी, उससे फिर बॉन्ड टूट जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं जितने रिकम्बाइन होंगे उतने ही जनरेट होंगे। तो ये आपका जितने इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर आपके पास जो है रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज इक्वल टू रेट ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो ये जो डायग्राम है इसमें बहुत मज़े से आप समझ सकते हैं कि ये खाली जगह इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, इसको आपने होल कह दिया, और ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ गया है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपका बन गया है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ कि ये होल था आपके पास और ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आपका क्या कर गया, ये रिकम्बाइंड हो गया है। तो अलग अलग दिखा दीजिए, छोड़ के चला जाए तो जनरेट हो गया, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन आ गया होल की जगह तो वो रिकम्बाइन करके जो है वहाँ पे एनर्जी को जनरेट करवा देगा। ये जो आपका छोटा सा एक डायग्राम यहाँ पे है, और इस डायग्राम को आप समझ लेंगे तो बहुत आसान सा डायग्राम है आपका। जो फर्स्ट फिगर दिखा रखी है ये भरा हुआ है, यानी कि सारे के सारे जो कोवलेंट बॉन्ड है कोई नहीं तोड़ रखा आपने, तो सारे के सारे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। जैसे ही बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ते ही ये जो खाली जगह है इलेक्ट्रॉन की, ये बन गई है होल, और इलेक्ट्रॉन भाग गया है सिलिकॉन को छोड़ के, तो फ्री हो गया वो इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में। तो जो खाली जगह आपकी बची हैं, इलेक्ट्रॉन जहाँ जगह से जगह छोड़ के गया है वहाँ पे हमें यहाँ पे होल्स दिखा दिए। और ये जो है आपका सेमीकंडक्टर जो है 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर आपको ये वाली सिचुएशन मिलेगी, और ये वाली सिचुएशन आपका इंसुलेटर की होती है, जिसमें वैलेंस बैंड तो में तो सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, कंडक्शन में कुछ है ही नहीं। तो 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर आपके सेमीकंडक्टर जो हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे बॉन्ड तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे जो है हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बताया गया है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप जो है क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ आपने दो ही काम करने हैं सेमीकंडक्टर के साथ। सेमीकंडक्टर का या तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, तो आपको पता है वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में, तो वो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। या फिर आप इम्प्योरिटी ऐड कर दीजिए, तो इम्प्योरिटी अगर आपने ऐड कर दी तो अब आपको जो सेमीकंडक्टर मिलने वाले हैं वो मिल जाएंगे आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इम्प्योरिटी ऐड करते वक्त दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो इम्प्योरिटी आप ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए सिलिकॉन में ऐड कर रहे हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तो आप सिलिकॉन को हटा के वहाँ पे कुछ भी लगाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका सिलिकॉन का एटम है, और इस सिलिकॉन के एटम को उठा के आप यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी अगर डाल रहे हैं, तो ध्यान रखिए हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं होने देना, क्योंकि अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया तो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ दिखा नहीं पाएगा। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सिलिकॉन को हटा दिया जाए और इस स्ट्रक्चर को पता भी ना चले कि ये इसके साथ कुछ हुआ है, तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि जो साइज़ है आपका सिलिकॉन का एटम का, उतना ही साइज़ आपको किसको का लेना पड़ेगा, इम्प्योरिटी का लेना पड़ेगा, ताकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर एज इट इज़ मेंटेन रह पाए। तो दो चीज़ें रखिएगा ध्यान में कि ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्रिस्टल की डिस्टर्ब ना हो पाए, और इसको ध्यान में रखते हुए आपको फिर जो है कंडीशन अपने आप कंपल्सरी हो जाएगी कि साइज़ जो है इम्प्योरिटी का उतना ही लेना पड़ेगा जितना कि सेमीकंडक्टर का साइज़ है। तो इम्प्योरिटी ऐड करने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो, और जो है आपका साइज़ कितना होना चाहिए, सेमीकंडक्टर जितना ही साइज़ होना चाहिए आपकी इम्प्योरिटी का। तो ट्राइवेलेंट के ये आपके इंडियम
जो है बोरोन एल्यूमिनियम एग्जाम्पल हैं, और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल आपको इस पेज के आखिरी में दे रखे हैं। आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फॉस्फोरस है। तो अगर आप दो दो एग्जाम्पल भी याद कर लें, फॉस्फोरस याद करना आसान रहेगा आपके लिए। आउटरमोस्ट में जो है, वैसे टोटल इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो इसके पास कितने आ जाते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो 2, 8 और 15, 5 जो है वो आपका 5 इलेक्ट्रॉन पार्ट आउटरमोस्ट में चले जाएंगे। तो पेंटावलेंट इम्प्योरिटी आपके पास ये हो गई है। अब नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है कि टॉपिक है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। आपने अगर सिलिकॉन को, ये जो है आपके, ये जो सॉलिड स्फीयर्स हैं आपके, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके सिलिकॉन को। तो मान लीजिए सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, इस सिलिकॉन में से एक सिलिकॉन को आपने फॉस्फोरस से हटा दिया है। तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में है 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो इनके साथ नियर बाय सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना जाएंगे। तो जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी सी एनर्जी रूम टेम्परेचर पे मिलते ही फ्री हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही फ्री हो रहा है, इसका मतलब ये कंडक्शन बैंड से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बहुत पास में है। तो आपके जो है जर्मेनियम को इलेक्ट्रॉन फ्री, अगर जर्मेनियम होता ना इसकी जगह, यहाँ पे ये पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर जर्मेनियम का होता, तो इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए आपको इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और अगर ये हमने सिलिकॉन का माना है यहाँ पे, तो सिलिकॉन के केस में जो 5वां इलेक्ट्रॉन है आपका, कितनी एनर्जी लेके फ्री हो जाएगा, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके फ्री हो जाएगा। तो अगर ध्यान देखें तो जर्मेनियम यूज़ करें एज अ बेस ऑफ सेमीकंडक्टर, तो सिर्फ इतनी सी एनर्जी देंगे और 5वां इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है, लेकिन आप ये देखिए ये वाली एनर्जी तो रूम टेम्परेचर पे, अगर आप नहीं भी इलेक्ट्रॉन जनरेट करवाना चाह रहे तो भी जनरेट हो जाएगा, तो अनकंट्रोल चला जाएगा मामला। इसलिए हम सिलिकॉन को ही प्रेफरेंस देते हैं सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो है दो चीज़ें फिर आपको बताई गई हैं। 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो है जर्मेनियम के केस में आपका एनर्जी गैप, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप। और ये जो है आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका केस है, ये आपका सिलिकॉन का है। तो ये इस एनर्जी में और इस एनर्जी में डिफरेंस है। यहाँ पे आप फॉस्फोरस के 5वें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आप सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.1, ये आपकी इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ अब आपने फॉस्फोरस ऐड कर दिया, तो फॉस्फोरस ऐड करते ही आपको पता है ये आपको मिल गया 5वां इलेक्ट्रॉन। तो 5वां इलेक्ट्रॉन, अब ये देखिए कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की भरमार हो गई है, तो कहीं पे भी होल होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके उस होल को, एम्प्टी स्पेस को फिल कर देगा, तो होल हो जाएंगे आपके कम। तो जब आप क्या करते हैं, फॉस्फोरस ऐड करते हैं, तो फॉस्फोरस ऐड करने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की बजाय जो है आपके रिकम्बिनेशन बढ़ जाएंगे। रिकम्बिनेशन बढ़ते ही आपका जो होल के का नंबर है वो क्या कर जाएगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो जब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी रेज हो जाती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स लार्जर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आप डाल रहे हैं एल्यूमिनियम की, और अगर आपने डाल दी यहाँ पे एल्यूमिनियम की जो है इम्प्योरिटी, तो ये जो सॉलिड्स हैं ये तो दिखा रहे हैं आपके सिलिकॉन को, तो आपने ये डाल दिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में आपको मिल रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो पड़ोस वाले सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड में चले जाएंगे, और अब खाली जगह बच गई है। इस सिलिकॉन के पास खुद का इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो आपके पास है खाली जगह बच गई, कि इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, है नहीं, तो इसको कह दिया आपने होल। तो जब आप ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तो आप होल्स का नंबर इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि आपके होल्स का नंबर इंक्रीज हो गया है। ठीक है। तो और अगर आप ध्यान दें तो क्या ये जो आपके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और जो आपके सिलिकॉन के आउटर मोस्ट के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप बता पाएंगे ये 4 जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं।
ठीक है, इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इनको आप थोड़ा ईज़िली जो है तोड़ देंगे एज़ कंपेयर टू दीज़ 4। तो इसका मतलब ये जो वैलेंस बैंड के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी एनर्जी, इनकी स्टेबिलिटी बहुत एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ये वैलेंस बैंड से आपको ऊपर वाले बैंड में मिलने वाले हैं, जिसको आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो Ne का नंबर बढ़ गया, और होल ऐड किए तो NH का नंबर बढ़ गया। और ये जो आपके पास है अब नया फॉर्मूला ये बन जाएगा इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये एक्यूरेट फार्मूला नहीं है, सिर्फ आप इक्विलिब्रियम में लेकर चल रहे हैं कि जितने जो है नॉर्मल कंडीशन पे, यानी कि टेम्परेचर ना तो आपने ज़्यादा बढ़ाया है ना आपने ज़्यादा कम किया है। और एक ध्यान यहाँ पे और भी दीजिएगा कि ये नहीं है कि आप धड़ाधड़ आपका मन कर गया कितना भी डोपिंग कर दी। डोपिंग का मतलब है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, और डोपेंट का मतलब है जो इम्प्योरिटी आप डाल रहे हैं। आप एल्यूमिनियम डाल रहे हैं तो एल्यूमिनियम डोपेंट हो जाएगा, फॉस्फोरस डाल रहे हैं तो फॉस्फोरस डोपेंट हो जाएगा। आप यहाँ पर सिर्फ एक इम्प्योरिटी का एटम डालेंगे, यानी कि एक फॉस्फोरस का एटम डालेंगे 10⁻⁶ सिलिकॉन के अंदर, तो इम्प्योरिटी जो है बहुत कम है, ये ध्यान रखिएगा। और जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर जाएगा, होल्स नीचे आएंगे। यहाँ पे इसको आप इस तरह से डायग्राम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, उसको आपने एनर्जी दे दी, एनर्जी देते ही वो तो चला गया ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चला गया लेकिन होल तो नीचे रह गया ना फिर आपका। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन आपने फिर एनर्जी दे दी, वो तो ऊपर चला गया लेकिन आपका होल तो नीचे रह गया ना। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है एक मटेरियल को जो है इस लाइन में अलग से बताया गया है कि जो एसएन है वो आपका फोर्थ ग्रुप में है, यानी कि आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके बन रहे हैं, लेकिन ये सेमीकंडक्टर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जिसका जो एनर्जी गैप है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 0 का मतलब है कि वैलेंस बैंड के ऊपर ही आपका कंडक्शन बैंड, यानी कि दोनों ओवरलैप हो गए, और ओवरलैप का केस किसका हो जाता है? मेटल का। तो ये मेटल की तरह बिहेव करेगा, ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो ये आप सिर्फ एनर्जी Eg को देखेंगे, तो Eg अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो इंसुलेटर, Eg अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो सेमीकंडक्टर, और Eg इज इक्वल टू अगर 0 है तो वो आपका मेटल हो जाएगा, तो ये मेटल की तरह बिहेव करेगा। अब ये देखिए जो आपने फॉस्फोरस डाला था, फॉस्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन था उसको तो आपने हल्की सी एनर्जी देते ही वो तो ऊपर चला गया था। तो आपने अगर जर्मेनियम लिया था तो कितनी एनर्जी दी थी? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे यही बताया गया है। तो ये जो आपका 5वां इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ लाई कर रहा है इस एनर्जी लेवल पे, तो इसको नाम दिया जाता है डोनर लेवल। तो ये डोनर लेवल है। अब आ जाइएगा एक्सेप्टर लेवल भी तो बनेगा ना। तो ये तो ये जो है आपका, ये सिलिकॉन का है, ये भी आपका सिलिकॉन का है, लेकिन बीच में आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाली थी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी डाली थी आपने? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में आप याद कीजिएगा कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हमने इनकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई है। तो ये आपके यहाँ पे लाई करेंगे, और इस एनर्जी लेवल को हमने क्या नाम दे दिया है? एक्सेप्टर लेवल कह दिया है। तो ये जो है आपको 0 केल्विन से ऊपर मिलेंगे। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 0 केल्विन से ऊपर का है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि T इज़ इक्वल टू 0 केल्विन पे, तो ये सारे के सारे आप कुछ ऊपर नहीं दिखा सकते, आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ होने चाहिए 0 केल्विन पे। तो 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड पूरी तरह भरा हुआ और कंडक्शन बैंड टोटली एम्प्टी, ये ध्यान रखिएगा। तो अबव 0 केल्विन का जो है वो डायग्राम है, ये आप अपनी मर्जी से जो है वो यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे ये डायग्राम। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इसमें हमें बताया गया है कि जंक्शन कैसे बनेगा, यानी कि डायोड कैसे बनेगा या पीएन जंक्शन कैसे बनेगा। तो बाहर से जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसको कहा जाता है बायसिंग। तो बायसिंग का मतलब है सप्लाई, यानी कि वोल्टेज सोर्स कैसे ऐड किया गया है। तो अगर आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, अगर आपने
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तो कनेक्ट कर रखा है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ अगर आपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रखा है तो आप जानते हैं उसको क्या क्या नाम दे देंगे, आप फोर्ड बायसिंग कह देंगे। तो पहले वो बायसिंग पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीएन जंक्शन के बारे में समझ लीजिएगा। तो पीएन जंक्शन में हो क्या रहा है, आपके पास जो है ये है पूरा का पूरा सिलिकॉन। तो ये कंसिडर कर लीजिए कि सिलिकॉन तो आपको जो है किस हालत में मिलेगा, चार जो है कोवलेंट बॉन्ड्स अपने चारों तरफ बनाए हुए आपको मिल जाएगा ये सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये हमने कंसिडर कर लिया कि ये हमारा सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। आपने क्या किया, आपने वेपर की फॉर्म में आपने एल्यूमिनियम को लिया, वेपर की फॉर्म का मतलब है एटॉमिक फॉर्म में ले लिया, और बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ इसको अंदर यहाँ पे इसके ऊपर प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा रखेंगे एल्यूमिनियम उतनी ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाएगा। तो हमने मान लीजिए ये एल्यूमिनियम पेनिट्रेट करवा दिया यहाँ तक। तो यहाँ तक अगर आपने एल्यूमिनियम पेनिट्रेट करवा दिया तो आपको पता है एल्यूमिनियम तो देता है होल्स, तो आपको मिल जाएंगे होल्स, और ये बन गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एल्यूमिनियम में आपको मेजोरिटी में कौन मिल रहे हैं, होल्स। तो इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजोरिटी में क्या रहते हैं, आपके होल्स रहते हैं। रूम टेम्परेचर पर एक आधा कोवलेंट बॉन्ड टूट जाता है, बॉन्ड टूटते ही कोवलेंट, तो आपको एक आधा इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएगा। तो होल्स तो रहे आपके मेजोरिटी में और इलेक्ट्रॉन्स आपके रहे माइनॉरिटी के अंदर। सिमिलरली अगर आप इधर से डालना चाह रहे हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, तो मान लीजिए कि मुझे फॉस्फोरस ऐड करना है, तो फॉस्फोरस को वेपर फॉर्म में लीजिए, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा डालते हुए उसको डिफ्यूज़ करवा दीजिएगा, और मान लीजिए मुझे यहाँ तक पहुँचाना है फॉस्फोरस, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो फॉस्फोरस ऐड करते ही मुझे इस एरिया में मिल जाने हैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो है आपको मेजोरिटी में मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी में एक आधा आपका रूम टेम्परेचर पर बॉन्ड टूट गया तो आपको एक आधा मिल जाएगा होल। तो माइनॉरिटी में मिल गया आपको होल। अब होगा क्या, होगा ये कि आपके जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो वो इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों मूव करेंगे, क्योंकि डिफ्यूज़न यानी कि कंसंट्रेशन का डिफरेंस अगर हो तो डिफ्यूज़न का फिनोमेना यहाँ पे हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से फॉस्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और एल्यूमिनियम ने ले लिया, तो जैसे ही एल्यूमिनियम ले लेगा तो यहाँ पर एल्यूमिनियम पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और फॉस्फोरस ने दिया है तो फॉस्फोरस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से फिर इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, तो इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ने ले लिया तो नेगेटिव चार्ज, फॉस्फोरस ने दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज। तो आपकी एक लेयर बन गई है, और इसी लेयर को आप नाम देते हैं, दैट इज़ योर डिफ्यूज़न लेयर या डेप्लीशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर। तो पी टाइप के अंदर तो बनती है नेगेटिव आयंस की लेयर, और एन टाइप के अंदर बनती है पॉजिटिव आयंस की लेयर। और ये जो लेना देना हो रहा था, वो लेना देना किसकी वजह से हो रहा था, बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज़न प्रोसेस। तो इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूज़न चल रहा था, और कहिए कि होल्स का भी डिफ्यूज़न चल रहा था। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स के डिफ्यूज़न की वजह से आपको यहाँ पे मिल गई थी जो है एक बीच में लेयर जनरेट हो गई, और ये बन गया आपका डेप्लीशन रीजन। डेप्लीशन रीजन का मतलब अब इस रीजन में ना कोई इलेक्ट्रॉन रहा और ना इस रीजन में कोई होल रहा, तो डेप्लीटेड हो गई है ये। तो अब ये डेप्लीशन किस चीज़ का हुआ है, एन टाइप के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, नहीं है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पर पी टाइप में होल्स होने चाहिए थे, यहाँ पे पी टाइप में होल्स नहीं है। अब आप अगर बाय चांस यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दें तो वोल्ट मीटर एक हल्की सी रीडिंग दे जाएगा, और वो रीडिंग कितनी होगी, वोल्ट मीटर जो है सिलिकॉन के केस में ये रीडिंग दे जाएगा आपको 0.7 वोल्ट की, और जर्मेनियम के केस में ये वोल्ट मीटर आपको रीडिंग दे जाएगा कितने की, 0.2 वोल्ट की। तो ये आपकी जो पोटेंशियल बैरियर है सिलिकॉन के केस में और जर्मेनियम के केस में 0.7 और 0.2 रिस्पेक्टिवली बन जाता है। अब ये देखिएगा पी के अंदर होल थे, पी के अंदर होल थे, अब वो पी के अंदर होल यहाँ नहीं आ पाएंगे क्योंकि पॉजिटिव आयन की लेयर है, ये रिपेल कर देगी। एन के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, वो यहाँ नहीं आ पाएंगे क्योंकि नेगेटिव आयन्स की लेयर इसको रिपेल कर देगी। तो पहले जब आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स का लेना देना हो रहा था, जब तक ये लेयर नहीं बनी थी, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, होल्स मूव कर रहे थे, इस करंट को नाम दिया जाता है डिफ्यूजन
डिफ्यूज़न करंट, ये आपका डिफ्यूज़न करंट कहलाता है। अब आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, तो इस तरह से ये देखिएगा कि यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है। एन टाइप से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दीजिए, पी टाइप से बैटरी का पॉजिटिव। और अब ये भी देख लिया आपने, पी टाइप के अंदर नेगेटिव लेयर बनी थी, तो पी टाइप के अंदर अगर आपकी नेगेटिव लेयर बनी थी तो वोल्टेज कम होगी, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज कम दिखाई है, ये आपका जो है ये पी टाइप की तरफ से है। और ये जो एन टाइप है, एन टाइप के अंदर क्या बनी थी, पॉजिटिव आयंस की लेयर, तो पॉजिटिव पोटेंशियल बन जाएगा। तो ये आपकी वोल्टेज एकदम से जो है आपकी चली गई यहाँ पे एन की वजह से। तो पी टाइप में वोल्टेज कम है, एन टाइप में पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ये जो वोल्टेज है ये वी नोट है, और वी नोट की वैल्यू 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन के केस में, और 0.2 वोल्ट है जर्मेनियम के केस में। ये आप घटा बढ़ा सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आप बायसिंग कैसी कर रहे हैं। तो ये जो है हमने सारा बता दिया। और जैसे ही आप यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, बैटरी अब जो है अगर आपने नेगेटिव दे दिया तो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार के यहाँ पहुँचा देगी। तो अब जो करंट फ्लो करेगा वो ड्रिफ्ट करंट होगा, ड्रिफ्टिंग हो गई है, धक्का मार दिया गया है, ड्रिफ्ट कर दिया है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इस तरह से आपका ड्रिफ्ट करंट स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ड्रिफ्ट करंट आफ्टर अप्लाइंग द बैटरी होगा। और उससे पहले कौन सा हो रहा था, जब आपने बैटरी नहीं लगाई थी, डिफ्यूज़न हो रहा था, डिफ्यूज़न करंट। और डिफ्यूज़न करंट कब तक चलेगा, जब तक आप ये वाली स्टेट ना ले लें। ये वाली स्टेट होते ही आपका डिफ्यूज़न करंट भी ख़त्म हो जाना है। तो अब यहाँ पे आप जो है सेमीकंडक्टर का जो है ब्लॉक डायग्राम तो आप दिखाएंगे कुछ इस तरह से, पी टाइप, एन टाइप, और ये आपके पास वायर निकाल दी पी टाइप से बैटरी को कनेक्ट करने के लिए, एक वायर यहाँ से निकाल दी, ये मेटालिक कॉन्टैक्ट हो गए, आपकी डेप्लीशन रीजन हो गई। तो जब आप कोई भी पेपर अटैम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये तरीका होता है ब्लॉक डायग्राम बनाने का। ये नहीं है पी दिखा दिया, एन दिखा दिया, ये दिखा दिया और आपने मेटालिक कॉन्टैक्ट्स आपने दिखाए नहीं, तो मेटालिक कॉन्टैक्ट्स भी दिखाना ज़रूरी है। तो बार बार ये डब्बा तो नहीं बनाएंगे आप, उसको छोटा रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी है। तो ये जो आपकी ये वाली साइड है पी टाइप, इसको तो इससे कनेक्ट दिखा दीजिएगा पी, ये जो है आप ट्रायंगुलर शेप से, और ये आपका बार हो जाएगा। तो एन टाइप रीज़न आप बार से दिखाते हैं, और ये ट्रायंगुलर शेप से आप पी टाइप रीज़न दिखा देते हैं। और ये जो है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है। अगर आपने फॉरवर्ड बायसिंग कर रखी है, यानी कि पी टाइप को तो बैटरी के पॉजिटिव से आपने कनेक्ट कर रखा है, और एन टाइप को आपने बैटरी के नेगेटिव से कर रखा है, तो करंट की ये डायरेक्शन रहेगी। तो ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो इस पेज में और तो थोड़ा सा एक लाइन मुझे ये भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट लगी, कि ये जो डेप्लीशन रीजन है दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड द रजिस्टेंस ऑफ योर डायोड। तो अगर ये रीज़न आपका छोटा बन रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ये रीज़न अगर आपने बढ़ा दिया समहाउ, किसी भी तरीके से इम्प्योरिटी कम करके या टेम्परेचर के साथ कोई चेंजेस करके, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाने वाली है। तो रेजिस्टेंस कम करना है, रेजिस्टेंस ज़्यादा करना है, ये सारा का सारा मुकदमा किसका रहेगा, डेप्लीशन रीजन का रहेगा। और ये जो आपका डेप्लीशन रीजन है, इसकी जो विड्थ है वो अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻5 मीटर कहिए, या ये कह दीजिए कि 1/10 है ये माइक्रोमीटर का। माइक्रोमीटर का मतलब आप समझते हैं 10⁻⁻6 मीटर। तो ये आपकी डेप्लीशन रीजन की जो विड्थ है उस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है आप आ जाइएगा फॉरवर्ड बायसिंग के ऊपर। तो अब नेक्स्ट जो हमारा कंसंट्रेशन रहेगा वो रहेगा हमारा फॉरवर्ड बायसिंग का। तो फॉरवर्ड बायसिंग का क्या केस है ये देखिएगा। फॉरवर्ड बायसिंग में हम यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर को किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव से, और एन टाइप सेमीकंडक्टर को किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के नेगेटिव से। तो ये आपने कर दिया। आप जैसे ये काम करेंगे, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ घुस जाएगा। क्यों, क्योंकि एन ये आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव टर्मिनल आपके पास यहाँ पे आ गया है, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके घुसा देगा। घुसा देगा तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी। अब ये डेप्लीटेड नहीं रही, तो आपने कमज़ोर कर दी है, कम कर दी है, विड्थ कम कर दी है। विड्थ कम करते रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम
कम, रेजिस्टेंस कम होती करंट बढ़ जाएगा। तो आपने ये देखिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचा दिया है, और आपने इलेक्ट्रॉन को अगर पी रीजन में पहुँचा दिया तो पी रीजन में तो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है। और यहाँ पे ये देखिएगा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को मारेगा धक्का, रिपेल करेगा, यहाँ पहुँचा देगा। और यहाँ अगर होल पहुँच गया तो यहाँ पे जो होल है वो माइनॉरिटी में है। तो इसका मतलब जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को आप मोशन में लेकर आ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक लाइन जो है अलग से मेंशन कर भी रखी है कि जो फॉरवर्ड बायस है नोन एज माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। तो माइनॉरिटी कैरियर का इंजेक्शन है ये, पी एन टाइप से इलेक्ट्रॉन को उठा के पी टाइप में माइनॉरिटी में ले आया, और पी टाइप से होल को उठा के एन टाइप में ले गया माइनॉरिटी के अंदर। अब ये देखिएगा कि यहाँ ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट क्या दिखा रहा है, फर्स्ट पॉइंट आपको ये दिखा रहा है आपने कुछ नहीं लगाया यहाँ पे, ये नहीं लगा रखी आपने। अगर आपने ये नहीं लगा रखी तो आपका बैरियर बड़ा था तो वोल्टेज का गैप ज़्यादा आ जाना था। अब आपने थोड़ी सी वोल्टेज अप्लाई कर दी, और वो भी फॉरवर्ड बायसिंग की वोल्टेज अप्लाई कर दी, आपका बैरियर हो गया कम। बैरियर का कम का होने का मतलब क्या है, आपने ये पॉजिटिव कम कर दिया, या फिर आप ये कहिए आपने ये नेगेटिव कम कर दिया। नेगेटिव कम करने का मतलब है ये ऊपर उठ जाएगा, पॉजिटिव कम करने का मतलब है नीचे गिर जाएगा। तो आपकी ये जो वोल्टेज है ये कम होती जाएगी। ये सिलिकॉन के केस में याद कीजिएगा स्टार्टिंग में कितनी थी, 0.7 से 0.6 हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी, 0.3 हो जाएगी, 0.2 हो जाएगी। कैसे कैसे, जैसे जैसे आप पोटेंशियल अप्लाई करते जाएंगे फॉरवर्ड बायसिंग के केस में। अब आ जाइए रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होगा। रिवर्स बायसिंग के केस में यहाँ पे आपने पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, एन टाइप को आपने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ये जो है ये फॉरवर्ड बायसिंग का ही दिखा रखा है। रिवर्स बायसिंग का केस तो आपका ये बनता है, यहाँ पे देखिएगा पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से। तो आप ये अगर पॉजिटिव आपने कर दिया तो आप तो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लाए यहाँ पे, और अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया तो आप होल्स को खींच लाए, तो आपने तो ये जगह बढ़ा दी है। ये जगह पहले से ही इलेक्ट्रॉन होल उसमें थे ही नहीं, आप और इस जगह को बढ़ाए जा रहे हैं, तो और जगह को बढ़ाए जा रहे हैं, तो डेप्लीशन लेयर की विड्थ आप बढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि नेगेटिव बढ़ाए जा रहे हैं। नेगेटिव बढ़ाए जाने का मतलब है ये और नीचे किए जा रहे हैं, आप इसको और नीचे किए जा रहे हैं, और इस पॉजिटिव को बढ़ाने का मतलब है ये पॉजिटिव आप और ऊपर किए जा रहे हैं। तो ये वाला जो काम था ये वो था जब आपने कोई भी वोल्टेज लगाई नहीं रखी थी, और अब आपने जैसे ही वोल्टेज अप्लाई कर दी, वो भी कौन से वाली कर दी आपने, रिवर्स बायसिंग कर दी। रिवर्स बायसिंग के करते ही पॉजिटिव बढ़ जाएगा, नेगेटिव घट जाएगा, तो ये वोल्टेज आपकी बढ़ती चली जानी है, तो आपकी रजिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी, और रजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है नो करंट। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाती है, करंट फ्लो करेगा। और रिवर्स बायसिंग का अगर आप करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल विड्थ बढ़ जाएगी, विड्थ बढ़ते ही रेजिस्टेंस बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ते ही करंट घट जाएगा। इस तरह से आप इसको सर्किट डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम है। पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया, एरो क्या इंडिकेट कर रही है, एरो इंडिकेट ये कर रही है कि वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं। घटा बढ़ा देंगे तो आपकी पोटेंशियल बैरियर पे फ़र्क पड़ेगा, पोटेंशियल बैरियर पे फ़र्क पड़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो करंट चेंज हो जाएगा, करंट चेंज हो जाएगा तो वोल्टेज चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने वोल्टमीटर लगा रखा है पैरेलल में, और एमीटर लगा रखा है सीरीज़ में। तो ये आपको पता ही है कि एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है। ये करंट आप चेंज कर सकते हैं वोल्टेज चेंज करते ही, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ग्राफ दिखाएंगे, आपके दोनों ही ग्राफ बना दिए, एक ही ग्राफ में रिवर्स बायसिंग का भी और फॉरवर्ड बायसिंग का भी। तो ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ है। 0.7 वोल्ट तक देखिएगा, लगभग 0.7 वोल्ट तक कुछ नहीं हो रहा। 0.7 वोल्ट तक कुछ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका बैरियर था, ये बैरियर आपका रोक रहा है। किसको रोक रहा है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के फ्लो होने के लिए। और ये कितने का बैरियर है, ये 0.7 वोल्ट का बैरियर है। जब तक आप इस बैरियर को इस वोल्टेज से ख़त्म नहीं करेंगे, आपने 0.7 की वोल्टेज दे दी तो 0.7 की वोल्टेज तो कह रही है कि होल तो इधर जा,
और ये 0.7 की वोल्टेज कह रही है नहीं जाने दूंगा, तो 0.7 को कैंसिल आउट कर देगा। जैसे ही आप 0.8 पे पहुंचेंगे, ये वाला क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा, ये होल को मारेगा धक्का और ये पहुंच गया यहाँ पे। लेकिन अगर ये वोल्टेज आपकी 0.4 की होती, तो 0.4 वाली वोल्टेज तो कह रही है होल को इधर जा, लेकिन 0.7 वाली वोल्टेज रोक रही है, तो 0.7 वाली डोमिनेट कर जाएगी, तो यहाँ रुक जाएगा। तो 0.4 पे 0.5 पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे 0.7 करेंगे, 0.7 पे बैरियर टूट जाएगा। बैरियर टूटते ही इलेक्ट्रॉन और होल को डायरेक्शन आप दे ही रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज सोर्स, तो आपके इलेक्ट्रॉन होल मूव कर जाएंगे। तो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपकी 0.7 है इन केस ऑफ सिलिकॉन, और ये 0.2 होती कितने के, इसके केस में, जर्मीनियम के केस में। और एकदम से आपका करंट इंक्रीज कर गया। और करंट किस में नापा जाता है, यहाँ पे मिली एम्पियर्स में। तो 10⁻³ एम्पियर का करंट फ्लो करता है यहाँ पे। ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ये मिली एम्पियर में है करंट। उसके बाद आ जाइएगा फॉर रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में आप बैटरी पलट देते हैं। तो यहाँ पे ये बैटरी वोल्टेज फॉरवर्ड बायसिंग में आपने इधर दिखा रखी थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, बैटरी पलटते ही आप नेगेटिव पे दिखा देंगे, तो ये आपकी नेगेटिव हो गई। करंट की डायरेक्शन भी पलट जाती है। जब यहाँ पे ये वोल्टेज दी थी तो करंट ऊपर आ रहा था, और यहाँ पे देंगे तो करंट उल्टी डायरेक्शन में चल जाएगा। आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो वोल्टेज बढ़ते बढ़ते आप इस डेप्लीशन लेयर को बढ़ाए जा रहे हैं। डेप्लीशन रीजन का मतलब इलेक्ट्रॉन होल को जाने ही नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन होल को जाने ही नहीं देगा तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, आप वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, डेप्लीशन लेयर बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, रेजिस्टेंस बढ़े जा रही है, रेजिस्टेंस बढ़े जा रही है, तो नो करंट। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज जिसको ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है, और इसको जिन्नर वोल्टेज भी कहा जाता है, तो या तो जिन्नर वोल्टेज कहिए या ब्रेक डाउन कहिए, तो आपकी बुक में ब्रेक डाउन है। इस वोल्टेज के ऊपर, यानी कि यहाँ ये जो आपने वोल्टेज ला रखी है, आपने कुछ अति में ही दे दी, तो आपके ये जो सिलिकॉन का जो कोवलेंट बॉन्ड था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे, सोचिएगा इलेक्ट्रॉन को इधर बहुत नेगेटिव डायरेक्शन से रिपेल किया जा रहा है, और इधर इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से खूब अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो ये दोनों के दोनों आपके कुछ इस तरह से खींच के चले जाएंगे, खींचते खींचते ये बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटते ही, एक बॉन्ड नहीं टूटेगा, बहुत सारे बॉन्ड टूटेंगे। एकदम से बॉन्ड टूटते ही इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए। इलेक्ट्रॉन जनरेट आपके यहाँ पे भी होंगे, आपके यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे। तो ये नहीं है कि आपके यहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे, बॉन्ड टूटेंगे सारी जगह से। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ से भी बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ से भी टूटेंगे। अब आपके पास कुछ नहीं है, कोई दीवार नहीं बची, कोई लेयर नहीं बची, तो अब आपके इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव कर जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे, जिस पे एकदम से धड़ाधड़ बॉन्ड्स टूटते हैं, इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है या जिनर वोल्टेज कहा जाता है। और करंट देखिएगा एकदम से इंक्रीज किया गया, एकदम से इंक्रीज कर गया। तो अभी देख रहे हैं इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे 20 माइक्रो एम्पियर का करंट है। आपकी बार करंट नापा जा रहा है माइक्रो एम्पियर में, बहुत कम करंट होता है। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का करंट देखो, तो फॉरवर्ड बायसिंग का करंट रिवर्स बायसिंग से 1000 गुना ज़्यादा है, या ये कहिए रिवर्स बायसिंग का जो करंट है वो 1000 गुना कम है फॉरवर्ड बायसिंग के करंट से। यहाँ देखिएगा 30 का आ रहा है माइक्रो एम्पियर का करंट, यहाँ देखिएगा 10 का आ रहा है। आप ये देख रहे हैं करंट चेंज हो रहा है, लेकिन वोल्टेज चेंज नहीं हो रही। तो ये जो आपका फिनोमिना है, ये जो रिवर्स बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग को आप, जब आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स चाहिए होता है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स चाहिए होता है, तो आप इस रीज़न को यूज़ करते हैं। तो जो स्टेबलाइजर्स थे फ्रिज के ऊपर, पहले अलग से एक डब्बा रखा जाता था, स्टेबलाइजर कहा करते, उसमें करंट बेशक फ्लक्चुएट कर जाया करता, वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं किया करती, वोल्टेज को कांस्टेंट। आजकल जो टीवी हैं और फ्रिजेस वगैरह हैं, उनके अंदर इनबिल्ट आते हैं ये, जिनको हम स्टेबलाइजर्स कहते हैं, या वोल्टेज इसमें हम कांस्टेंट रखते हैं। तो ये आप जो है हम यहाँ तक बड़ी इजली पढ़ चुके हैं कि रिवर्स बायसिंग क्या है। ये 0.2 वोल्ट समझ में आ गया आपको, 0.7 आ गया, इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज कह रहे हैं, क्योंकि इसको बिना क्रॉस किए आप करंट फ्लो करवा ही नहीं पाएंगे। उसके बाद जो है रिवर्स सैचुरेशन करंट, के वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन करंट तो बढ़ ही नहीं रहा। फिर यहाँ पे जो है आप रेजिस्टेंस भी पता लगा सकते हैं। आपको रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज चाहिए और करंट चाहिए, तो ये देख लीजिएगा कि वोल्टेज अलोंग एक्स एक्सिस लेनी है आपने, करंट आपने अलोंग वाई एक्सिस लेना है। तो मुझसे कोई पूछ ले कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मुझे ये बता दो कि रेजिस्टेंस कितनी है,
तो आपको यहाँ रेजिस्टेंस पता करनी है, तो कुछ मत कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिएगा वाई एक्सिस पे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिएगा एक्स एक्सिस पे, यहाँ से निकाल लीजिएगा वोल्टेज, यहाँ से निकाल लीजिएगा करंट, वोल्टेज को डिवाइड कर दीजिए करंट से, रेजिस्टेंस निकल आएगी। तो आसान सा काम है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आपका और बचता है, दैट इज़ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके अल्टरनेटिंग करंट को डीसी के अंदर या फ्लक्चुएटिंग डीसी के अंदर या इम्प्योर डीसी के अंदर कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर लगाया है, ट्रांसफार्मर में भी हमने स्टेप डाउन लगाया है। स्टेप डाउन का मतलब ये है कि यहाँ पे मान लीजिए मैं घर की सप्लाई से 220 वोल्ट या 240 वोल्ट दे रही हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मैंने N1 ले लिए और यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ टर्न्स N1 से कम ले लिए हैं N2। तो मुझे जितनी ज़्यादा कम वोल्टेज करनी है, मान लीजिए मुझे 10 गुना वोल्टेज कम करनी है, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी 10 गुना कम ले लूँगी, ये ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स कम करते ही आपकी वोल्टेज भी कम हो जाती है। ये सेकेंडरी कॉइल कहलाती है, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है। तो ये बेसिक रूल तो याद रखिएगा। और ये जो दो लाइनें हैं ना, ये दो लाइनें आपके रफ आयरन को या रॉट आयरन को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि जब आप याद कीजिएगा म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिना में कि एक कॉइल आपने लगा दी यहाँ पे प्राइमरी, जिसको आप अल्टरनेटिंग सोर्स से आपने कनेक्ट कर दिया, एक कॉइल आपने यहाँ लगा दी और इसको आपने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो इंडक्शन का इफेक्ट है वो बढ़ जाता है अगर आपने दोनों कॉइलों को आयरन की बार के ऊपर लपेट रखा हो। तो ये जो आयरन की बार है, ये आयरन की बार आप यहाँ इस तरह से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आपने एक डायोड लगा दिया है, तो अब आपको पता है कि फॉरवर्ड बायसिंग करोगे तो डेप्लीशन लेयर ख़त्म, करंट फ्लो कर जाएगा। रिवर्स बायसिंग करोगे तो डेप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी, करंट नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड बायसिंग डायोड ऑन, रिवर्स बायसिंग डायोड ऑफ, स्विच ऑफ। तो स्विच ऑन ऑफ की तरह काम करवा रहे हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने दे दी एसी, एसी देंगे तो यहाँ पे भी तो एसी मिलेगी ना आपको, तो यहाँ पे आपको ये मिल रही है। तो लेट अस कंसीडर कि ये टर्मिनल, ये जो आपका एंड है ये बन गया आपका पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ गया, और ये जो एंड है वो आपका नेगेटिव पे आ गया। तो अब ये देखिए, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव दे रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब करंट आ रहा है, करंट आ रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस में से करंट जाएगा, रेजिस्टेंस में से करंट जाएगा। और अगर गलती से आपने यहाँ पे वोल्टेज वोल्टमीटर जोड़ दिया तो आपको आउटपुट में वोल्टेज मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको आउटपुट में वोल्टेज मिल जाएगी। लेकिन अब आपका आ गया नेगेटिव हाफ, नेगेटिव हाफ अगर आएगा तो ये वाला जो है ये बन जाएगा नेगेटिव, और ये बन गया आपका नीचे वाला एंड पॉजिटिव। अब आप ये नेगेटिव लिए बैठे हैं, नेगेटिव को अगर आपने यहाँ पे पी टाइप में दे दिया तो रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग का मतलब है कोई करंट नहीं, कोई करंट का मतलब है आई इंटू आर एल, आई इंटू आर एल, आई ज़ीरो है तो वोल्टेज भी ज़ीरो हो जाएगी, तो ये ज़ीरो हो गया। तो अभी देखिए, पॉजिटिव हाफ के लिए आउटपुट में मिल रहा है, नेगेटिव हाफ के लिए कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, यहाँ पे आपकी रिवर्स बायसिंग है तो रिवर्स बायसिंग में कुछ नहीं मिलना अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर आपका काम करता है कि इनपुट में तो फुल वेव दे रही हैं लेकिन आउटपुट में सिर्फ आधी वेव को ही आउटपुट में हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि जब आप इसका जो रिवर्स बायसिंग वाली चीज़ रखें तो इसकी जो रिवर्स बायसिंग का सैचुरेशन है ये ज़्यादा होना चाहिए एज़ कंपेयर टू योर नेगेटिव। ये ध्यान रखिएगा, ये जो नेगेटिव वोल्टेज है आपकी यहाँ पे, इस नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू कम होनी चाहिए एज़ कंपेयर टू योर ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ योर डायोड। क्योंकि सोचिए कि ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया तो ये तो धड़ाधड़, चाहे रिवर्स बायसिंग कर लेना चाहे फॉरवर्ड कर देना, ये तो करंट देगा ही देगा। हमें चाहिए रिवर्स बायसिंग में ब्रेक डाउन से पहले की बात, ब्रेक डाउन से पहले का काम करवाना है हमने यहाँ पे। तो ये जो आपका डायोड है, इस डायोड की जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कंपेयर टू योर सोर्स इनपुट, जो है इनपुट वोल्टेज है उस इनपुट वोल्टेज की नेगेटिव वोल्टेज से। अदरवाइज़ नहीं तो सैचुरे वो आपका जिनर वोल्टेज पे काम नहीं करना चाहिए, जिनर वोल्टेज आपकी अचीव ना करे आपका जो है इनपुट सोर्स, इतनी वोल्टेज नहीं देनी है कि वहाँ पे वो हो जाए। अब आ जाइए आपका जो है फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में आप क्या करेंगे, एक डायोड आप यहाँ लगाया था,
ये हाफ वेव का काम है। एक डायोड आप यहाँ लगा दीजिए, लेकिन सेंट्रल टैपिंग करके लगाइएगा। यानी कि अगर मेरे पास 7 कॉइल हैं, यहाँ पे 7 टर्न्स दिए हैं, तो 3 ऊपर छोड़ दूँगी, 3 नीचे छोड़ दूँगी और बीच वाले से क्या कर दूँगी, टैपिंग कर दूँगी। तो अब यहाँ पे आपका ये हो गया लोड रेजिस्टेंस। तो अब सोचिएगा, पीछे से ये मिला मुझे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव। पॉजिटिव हो गया तो ये डायोड काम कर जाएगा, ये डायोड काम कर गया तो आपका करंट फ्लो कर जाएगा। तो ये आपके करंट की डायरेक्शन ये आ गई है। ठीक है, वोल्टेज मिल गई आपको आउटपुट में। तो जब मैंने ये दिया तो आउटपुट में आपको मान लीजिए कि ये वाली वोल्टेज मिल गई है, D1 काम कर गया आपका। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, ये दे दिया इनपुट में। अगर हमने इनपुट में ये दे दिया तो अब मान लीजिएगा कि ये पॉजिटिव नहीं बना, ये हो गया नेगेटिव और ये चला गया आपका पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव दे दिया यहाँ पे, तो ये रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग का मतलब है कोई करंट नहीं, तो यहाँ से तो कोई करंट नहीं जाएगा। और अगर आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब अब तो ये करंट जाएगा, करंट को यहाँ से मिल रहा है रास्ता, ये करंट यहाँ से चला जाएगा। अब ये देखें, पीछे वाले केस में भी करंट यहीं से आ रहा था, D1 वाले केस में। अब D2 वाले केस में भी करंट की डायरेक्शन यही है, तो अगर करंट की डायरेक्शन यही है तो वोल्टेज की भी यही रहेगी। तो आप ये देखिए, D2 के केस में भी आपको जो हाफ वेव मिलनी है वो आपकी पॉजिटिव हाफ वेव ही मिलेगी। फिर आपका फिर D1 काम कर जाएगा, उस टाइम D1 काम करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग होगा, D2 आपका रिवर्स बायसिंग होगा। तो इस तरह से आपको आउटपुट मिलने वाला है। तो ये आपका आउटपुट जो है फुल वेव रेक्टिफायर हो गया है। तो इसमें आपको जो आउटपुट मिल रहा है आप ये देख रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ प्योर डीसी। प्योर डीसी होती तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिलती, तो ये फ्लक्चुएटिंग डीसी है। तो यहाँ पे इम्प्योर डीसी मिल रही है। तो इस इम्प्योर डीसी को अगर आपने प्योर करना है, थोड़ा सा और बढ़िया लेकर आना है, तो क्या कीजिएगा, रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, यानी कि ये जो आप RL लिए बैठे ना, यहाँ ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट को आगे हम दे देंगे किस चीज़ को, कैपेसिटर को। हमने इसको दे दिया कैपेसिटर को। तो ये दिए जो है आपका रेक्टिफायर का आउटपुट, याद कीजिएगा क्या होगा एक रेक्टिफायर का आउटपुट, तो ये होगा फुल वेव का अगर आप ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला सिग्नल है यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया आपका कैपेसिटर के पास, और बाहर आगे क्या लगा दिया आपने, लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ पर आपको वोल्टेज लगा देंगे या फिर आप आउटपुट ले लेंगे। अब यहाँ इन 2 पॉइंट्स के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो आपको ये सिग्नल मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सिग्नल आपका कंबाइंड है, AC और DC सिग्नल कंबाइंड है। अगर ये AC और DC सिग्नल कंबाइंड है तो कैपेसिटर तो क्या करेगा, इधर अपनी तरफ ले लेगा AC को, क्योंकि AC के लिए कैपेसिटर की जो कैपेसिटिव इम्पीडेंस है, जो रजिस्टेंस है कैपेसिटर की AC के लिए, वो बहुत कम है। तो करंट तो वहीं जाता है ना जहाँ रेजिस्टेंस कम हो। तो AC के लिए AC ने देखा यहाँ रेजिस्टेंस कम मिल रही है मुझे, तो ये तो यहाँ पास कर जाएगा, और पास कर जाएगा तो आगे अर्थ में चला जाएगा। इसको अलग से रास्ता दे दिया आपने। इधर आप देख रहे हैं कि AC प्लस DC था, AC तो इधर चला गया, तो यहाँ पर तो सिर्फ आपका DC रह गया ना, तो DC पास कर जाएगा इसमें से, और यहाँ पर आपको आउटपुट में मिल जाएगा DC, और ये आपको इस तरह से मिल जाएगा योर आउटपुट। तो पहले देखिएगा आउटपुट ये मिल रहा था, ये मिल रहा था, और अब आपको आउटपुट में ये मिल रहा है। तो आपका आउटपुट जो है DC की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसमें फ्लक्चुएटिंग पार्ट यानी कि AC कंपोनेंट आपका कम होता जा रहा है। तो बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिएगा और बिल्कुल सेमीकंडक्टर की तरह ही अपनी डेली लाइफ में भी बिहेव कीजिए, कि जैसी आपकी कंडीशन मिलती है लाइफ में उसी तरह से बिहेव कीजिएगा। कई बार चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, तो आप इंसुलेटर बन जाइए। तो सेमीकंडक्टर 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इंसुलेटर बन जाता है। कई बार आपकी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको बहुत एंथू के साथ, बहुत एनर्जी के साथ लगना पड़ता है, जैसे कि आपको बोर्ड की प्रिपरेशंस करनी है, तो उस टाइम आपको कंडक्टर बनना पड़ेगा। तो कंडक्टर बनने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, थोड़ी इम्प्योरिटी ऐड कर दीजिए। इम्प्योरिटी ऐड करने का मतलब नहीं है कि कुछ इम्प्योर चीज़ें ले ली जाएँ। तो यहाँ पे अपनी कंडक्टिविटी बढ़ा दीजिए। जो सेमी कंडक्टर को अगर आप 0 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर ले जाएंगे तो आपका कंडक्टर बन जाएगा। तो सेमी कंडक्टर का जो टॉपिक है आज हमारा इतना ही रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड योर फ्यूचर।